नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांगी है। भगवान सहस्त्रबाहु पर दिए बयान को लेकर उन्होंने माफी मांगी है। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर अपने बयान को लेकर खेद जताया। उन्होंने कहा किसी की भावना आहत हुई तो वे क्षमा चाहते हैं। सहस्त्रबाहु को लेकर जो भी कहा उसका खेद है, लेकिन सारे उद्धरण वो जो देते हैं वो शास्त्रों के हिसाब से देते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने लिखा है, बागेश्वर धाम का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, विगत कुछ दिनों से एक विषय संज्ञान में आया है। एक चर्चा के मध्य मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी और महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन के मध्य हुए युद्ध के विषय में जो भी कहा गया वो हमारे हिंदू शास्त्रों में वर्णित आधार पर कहा गया। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, न कभी होगा, क्योंकि हम तो सदैव सनातन की एकता के पक्ष धर रहे हैं। फिर भी यदि हमारे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई तो हमें इसका खेद है। ये उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है। बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर। आपको बता दें कि अखिल भारतीय वंशीय क्षत्रिय केंद्रीय संचालन समिति के द्वारा इस बात की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। एक ज्ञापन भी सौंपा गया था और राम नारायण ताम्रकार साहब, आप अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय वंशीय क्षत्रिय केंद्रीय संचालन समिति के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राम नारायण जी, अब बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से ये माफी आई है सोशल मीडिया पर, अब आपका क्या रिएक्शन? जी, मेरा इसमें निवेदन ये है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बात सीधे वीडियो के माध्यम से सार्वजनिक रूप से कही थी। हाँ, तो उन्हें सीधे वीडियो पर आकर ही अपनी बात कहना चाहिए। हाँ, यदि उन्हें खेद व्यक्त करना है या भगवान राजराजेश्वर से भी माफी मांगे ये, हाँ, हाँ, तो अच्छी बात है, उनको भगवान ने सद्बुद्धि दी है। लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा शंका ये भी है कि ये आजकल फर्जी आईडी बनती है, उन्हीं की आईडी से ये लिखा आया है या कोई और आईडी से आया है, अपने ऑफिशियल हैंडल से ही वो कह रहे हैं। और इसके अलावा उनकी माफी पब्लिक डोमेन में है सोशल मीडिया पर, और वो उनके ही हैंडल से है। जी, तो सीधे आना चाहिए वीडियो पे उनको। अभी उनकी कथा चल रही है, चाहे वो वहीं से ही बात कर सकते हैं, अपनी सागर में कथा चल रही है। हाँ, सीधे सीधे बात करना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने एक बात जोड़ी है अपनी बात में कि जो उन्होंने कहा है वो शास्त्रार्थ से है। हाँ, हाँ, तो मेरा कहना है कि किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है जिन शब्दों का बाबा ने उल्लेख किया है ना। इस तरह से खेद व्यक्त करना या माफी मांगने का कोई औचित्य होता ही नहीं है। जी, मतलब आपको लगता है कि साथ साथ कहा है, ये एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी टाइप का हो गया है। हाँ, औपचारिकता है, केवल एक अपनी औपचारिकता पूरा करने के लिए, शांत करने के लिए लोगों को कहा है। तो एक संत का काम ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, वो अपनी उस पे आ रहे हैं, लेकिन उन्हें सीधे आके अपनी बात बोलना चाहिए कि मैं हमसे ना मांगे, हमारे वंशियों से कोई बात ना करें। भगवान श्री राजराजेश्वर सबके आराध्य हैं, जिसको ब्राह्मण भी मानते हैं, क्षत्रिय भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। हाँ, सभी सम्मान करते हैं। तो उन्हें भगवान राजराजेश्वर से ही माफी मांग लेना चाहिए कि जो कुछ कहा। और लेकिन ये कहना कि शास्त्रार्थ में है, तो किसी भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, यदि ऐसा उल्लेख होगा तो हम लोग माफी मांगेंगे उनसे। हाँ, हाँ, एक बात और है राम नारायण जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि संतों को या संत समाज या स्पेशली जो कथा वाचन से जुड़ी परंपरा है, इन्हें बहुत संभल कर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में लोग एक बार में इन्हें सुनते हैं। जी देखिए सर, ऐसी वाणी बोलिए
है। आदमी को ऐसी वाणी बोली जिसके मन को भा जाए, और कम से कम संत जो समाज को जोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, जो सारे सनातन के लिए वे कार्य कर रहे हैं, तो उनको तो अपनी वाणी की बहुत मधुरता के साथ, बहुत समन्वय के साथ ऐसी बात करना चाहिए जिससे समाज में ईर्ष्या, द्वेष और ऐसी भावना ना पहुंचे। संतों को तो बहुत मधुरता और सामान्यता की वाणी में अपना भरोसा रखना चाहिए। जी जी। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ औपचारिकता निभाई गई है? अगर वो सामने आकर प्रत्यक्ष वीडियो के जरिए, अपने चैनल्स के जरिए अगर वो ये बोलते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। रामनारायण जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही, यही हम चाहते हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामनारायण ताम्रकार साहब, आप लोग शिकायत करने भी पहुंचे थे। बहुत उम्दा बात जो उन्होंने कही है कि आप हमसे, हमारी समिति से, इन सब से माफी मत मांगिए, आप भगवान राज राजेश्वर से माफी मांग लीजिए। एक बात और, वो ये भी कह रहे हैं कि उनका ये दावा है कि शास्त्रों में इस तरह का कोई प्रसंग नहीं है, अगर होता है तो वो माफी मांगने को तैयार है। बहरहाल, अंबिकापुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, सरकारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत भटको के ग्रामीण पहुंचे थाने और उन्होंने शिकायत करवाई है। खाद्य मंत्री के निजी सचिव और कांग्रेस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया है कि तकरीबन 100 एकड़ की गौचर भूमि को अवैध तरीके से बेच दिया गया है। तो यह आरोप लगाया गया खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के जो स्टाफ है उनके ऊपर और कांग्रेस नेताओं पर। अब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ही जांच के आदेश दिए हैं जिला प्रशासन को कि कमेटी बनाओ, जांच करो, कार्रवाई करो। बतौली ब्लॉक के ग्राम पंचायत भटको और करदना का यह पूरा मामला है, तो क्या निष्पक्ष जांच होगी? ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों में सरकारी जमीन का पट्टा बनवा करके जमीन अफरा तफरी करने की शिकायत ग्रामीणों के द्वारा की गई है। शिकायत को मैंने संज्ञान में लेते हुए और जिला प्रशासन को निर्देशित किया है तत्काल इसमें जांच कमेटी बनाए और कार्रवाई कर उन अवैधानिक पट्टा को तत्काल निरस्त करें। इसमें यथाशीघ्र की गई कार्रवाई से मुझे अवगत है। इंदौर के सियागंज में हम्माल मनोहर वर्मा की हत्या के मामले में पूर्व मंत्री प्रकाश सोनकर के भतीजे कपिल सोनकर समेत 7 को इंदौर की विशेष अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 11 साल से ज्यादा पुराना मामला है ये। 19 दिसंबर 2011 को सियागंज के हम्माल मनोहर वर्मा को इलाके के आधा दर्जन बदमाशों ने घेर कर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इधर भिंड में लोकायुक्त की टीम के साथ मारपीट हुई है। नगर पालिका में कार्रवाई करने गई टीम को कर्मचारियों, पार्षदों और ठेकेदारों ने पीटा है। घटना के बाद नगर पालिका परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा। इस मामले में अधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। रिश्वत के मामले में लोकायुक्त की टीम कार्रवाई करने गई थी और रिश्वत के मामले में जब ये कार्रवाई करने गई तो नगर पालिका परिसर में इनसे मारपीट हुई। सीसीटीवी भी सामने आया है और मारपीट में आरोप किस पर लगा है? कर्मचारियों, पार्षदों, ठेकेदारों पर। नगर पालिका, नगर निगम के जो दफ्तर हैं, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन के वो मिसाल कई जगह के होते हैं। चार 23 को हमारे पास विपिन जैन नाम का फरियादी आया था, जिसने हमसे शिकायत की थी कि अजय राजावत नगर पालिका परिषद सीपरी का एलडीसी उसके मकान के नामांतरण के एवज में उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा है, जिस पर हमने उसको आवाज़ टेप कराई और आवाज़ टेप कराने में उसने 1 लाख रुपए की डिमांड की, जो घटते घटते बार्गेनिंग होते हुए 55,000 पर तय हुआ, जिसमें आज 55,000 रुपये उसको टेप की कार्रवाई आयोजित की, जिसमें 55,000 रुपये उसको दिए गए और उसने 55,000 रुपये देते हुए पकड़ा।
खबर मुरैना से, जहां आगरा मुंबई हाईवे पर खड़ी कार में आग लग गई। कार में सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। अज्ञात कारणों के चलते यह आग लगी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है। फायर ब्रिगेड को इत्तला दे दी गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। सिविल लाइन थाना इलाका लगता है कमिश्नर ऑफिस के सामने का ये पूरा मामला है। तो फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। आगरा मुंबई हाईवे का ये पूरा घटनाक्रम है। एक खड़ी कार में आग लगी। कार में सवार लोग तत्काल बाहर निकले और अपनी जान बचाई। अज्ञात कारणों के चलते ये आग लगी है। शुरुआती जांच में ऐसा लगता है, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी होगी। और ग्वालियर में हुआ है न्यूज 18 की खबर का असर। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पुलिस ने स्टंटबाज को दबोच लिया है। नाम है त्रिलोक माहौर। गिरफ्तार कर लिया गया 3 दोस्तों के साथ। चौथा ये था, 3 तो पीछे बैठे हुए थे, चौथा ये था सामने बैठा हुआ, देख रहे हैं आप, पापा का परा। बुलेट पर जानलेवा स्टंट कर रहा था त्रिलोक। आगे के पहिए के मडगार्ड पर बैठा था, जुल्फों को संवार रहा था। तकरीबन 3 किलोमीटर फर्राटा इस बुलेट ने भरा। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसके बाद पुलिस की गिरफ्त में आए त्रिलोक ने माफी मांगी। कहा, अब आगे से गलती नहीं करूंगा। बड़ी खबर जगदलपुर से। नशे के 2 इंटर स्टेट तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। नगरनार पुलिस के हत्थे बस में सवार होकर उड़ीसा से रायपुर जा रहे थे। तलाशी के दौरान इनके पास से 10 किलो गांजा मिला है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नशे के रूट के तौर पर छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों का इस्तेमाल होता है। खबर दुर्ग से, जहां आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए 2 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार हो गया। भिलाई पावर हाउस से इन दलालों को गिरफ्तार किया गया। टिकट, फॉर्म, मोबाइल इनसे जब्त किया गया है। ट्रेन में रिजर्वेशन दिलाने के नाम पर ये पैसे लिया करते थे, दलाली किया करते थे। गिरफ्तार कर लिया गया। 2 गिरफ्तार, 1 फरार। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से गरज चमक के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। इसके साथ कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल तो कोई राहत नहीं। यह स्थिति यूं ही बनी रहेगी। 30 अप्रैल तक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है। इसके बाद मई के शुरुआत में, पहले हफ्ते में एक और सिस्टम एक्टिव होने वाला है। लिहाजा ऐसा लगता है कि फिलहाल इससे राहत नहीं मिलेगी। गर्मी से फौरी राहत मिली है, लेकिन ओलावृष्टि से नुकसान भी हुआ है। गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बनी रहेगी। ओलावृष्टि भी हो सकती है। तेज हवाएं भी चलेंगी। कई जगहों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा विदिशा, रायसेन, दतिया, भिंड, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, सागर ओलावृष्टि होगी। कई जगहों पर बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और अगले कुछ दिनों तक बारिश का यह सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। तो कई स्थानों पर तेज बारिश, हवाओं का दौर जारी है। अलग अलग तस्वीरों का हमने जिक्र किया। बेमौसम बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। ये 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। खरगोन, उज्जैन, मंदसौर, सीहोर तेज हवा के साथ बारिश हुई। बारिश, आंधी तूफान के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। फौरी तौर पर गर्मी से राहत जरूर मिली है, पर ऐसा लगता है आषाढ़ में सावन आ गया क्या। तेज आंधी और तूफान के साथ हुई बारिश में कई पेड़ उखड़ गए तो रास्ते बाधित हुए। इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बाधित हुई। सीतामऊ, मंदसौर की सीतामऊ कृषि उपज मंडी में गेहूं पूरी तरह भीग गया है। किसानों की उपज पानी में बह गई है। इधर बुरहानपुर में तेज आंधी और ओलावृष्टि के चलते भयंकर तबाही हुई है। किसानों की फसल चौपट हो गई है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जिले के धामनगांव, बम्भाड़ा, खोपनार, बोरसल, इच्छापुर, गोराडा इन जगहों पर आंधी के चलते कई पेड़ गिर गए हैं। किसानों की केले,
केला यहाँ की बुरहानपुर की मुख्य फसल है। केले और मक्के की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इधर खरगोन में बेमौसम बारिश में अनाज मंडी में लापरवाही की पोल खुल गई। सैकड़ों क्विंटल मक्का बारिश में बह गया। किसानों से मक्के को खरीदकर खुले में रखा गया था और तेज बारिश हुई, कई क्विंटल मक्का पूरी तरह बर्बाद हो गया। ये बर्बादी तब हुई है जबकि मौसम विभाग बार बार इस तरह के अलर्ट जारी कर रहा है। खरगोन में भी अचानक बरसे बदरा। बारिश के चलते टेकड़ी मोहल्ले में एक कच्चा मकान ढह गया। अच्छी बात यह किसी तरह की कोई जनहानि नहीं। गनीमत यह कि समय रहते पूरा परिवार घर से बाहर निकल गया। 2 विकलांग बच्चों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया। बैतूल में इस तरह की स्थितियां पिछले 1 हफ्ते से जारी हैं। बेमौसम बारिश के चलते सूखी ढोलिया नदी में पानी आ गया है। कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी के चलते नुकसान भी हुआ है। पाढर है, घोड़ा डोंगरी है, शाहपुर है, चिचोली है, इन इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। कमोबेश यही स्थिति छत्तीसगढ़ की भी। छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदला है। झमाझम बारिश, आसमान में काले बादल, तापमान में गिरावट। लोगों को फौरी तौर पर गर्मी से राहत मिली है, पर यही स्थिति जारी रही तो ये दिक्कतों में तब्दील हो जाएगी। जगदलपुर, कवर्धा, मुंगेली, बलरामपुर की तस्वीरें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।